पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड कितने सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। अब अपने सोलर सिस्टम को ही देख लो। इसमें एक बड़ा सा तारा अपनी ग्रेविटी के सहारे प्लैनेट्स को अपने चारों ओर नचा रहा है और सौरमंडल का ये खेल हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन क्या सच में हमारा ब्रह्मांड सुव्यवस्थित है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में इस तरह से है जिस तरह से दांतों के बीच जीभ होती है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर हर पल खतरा इस कदर मंडरा रहा है जैसे मानो अंतरिक्ष में मौजूद हर एक चीज इसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। सोलर रेडिएशन का खतरा, एस्ट्रॉइड्स का खतरा, गामा बस्ट का खतरा और ना जाने क्या क्या। गनीमत है कि पृथ्वी का अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड और इसका डेंस एटमॉस्फेयर हर पल अंतरिक्ष से आए खतरों से हमारी रक्षा कर रहा है। मतलब साफ है, ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं और ना ही वो चीजें सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं। इन्हीं खतरों में से एक है रोग प्लैनेट, जिन्हें लावारिस ग्रह भी बोला जाता है। अगर मैं सच कहूं तो सोलर रेडिएशन से हमें पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बचा सकता है, छोटे मोटे कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बचा सकता है। लेकिन अगर कोई लावारिस ग्रह हमारे सौरमंडल में घुसा तो उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। चलिए जानते हैं कि लावारिस ग्रह क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्या इन पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर कोई लावारिस ग्रह हमारे सौरमंडल में घुस जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। रोग प्लैनेट, ये वो ग्रह होते हैं जिनका कोई भी तारा नहीं होता। ये अंतरिक्ष के काले अंधेरे में बहुत ही तेज रफ्तार से ट्रेवल करते रहते हैं और गैलेक्सी में इधर उधर भटकते रहते हैं। इन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये किसी भी तारे के संरक्षण में नहीं रहते। ये वहां जाते हैं जहां इनको किसी तारे की ग्रेविटी खींचती है और तारे की हाई ग्रेविटी के कारण स्लिंग शॉट की वजह से इनकी ट्रेवल करने की डायरेक्शन बदलती रहती है। लावारिस ग्रह और ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ऐसे में अंतरिक्ष के काले अंधेरे में किसी रोग प्लैनेट को डिटेक्ट कर पाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। अब ये तो समझ आता है कि लावारिस ग्रह क्या होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? तो आपको बता दें कि किसी भी लावारिस ग्रह के बनने के कई कारण होते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लैनेट अपने तारे का चक्कर काट रहा है और उससे कोई दूसरा प्लैनेट या बड़ी सी चट्टान टकरा जाए तो उस भीषण टकराव की वजह से वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट से भटक जाता है और अपने तारे की ग्रेविटी से मुक्त होकर लावारिस ग्रह बनकर अंतरिक्ष में भटकने लगता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन केवल नए सौरमंडल में ही पैदा होती है, क्योंकि जब किसी सौरमंडल का जन्म होता है तो उसमें नए तारे के बनने के साथ साथ नए प्लैनेट्स भी जन्म लेते हैं। ऐसे में सभी प्लैनेट्स का ऑर्बिट फिक्स नहीं होता, जिस वजह से कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराकर मर्ज होकर एक बड़ा प्लैनेट बना देते हैं, तो कुछ आपस में टकराकर अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और लावारिस बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी ही घटना हमारे सौरमंडल के शुरुआती दौर में हुई थी, जब एक मंगल ग्रह के आकार का प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिस घटना के कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। लावारिस ग्रह बनने के अन्य कारणों में से एक है जब कोई तारामंडल किसी ब्लैक होल की चपेट में आता है तो ब्लैक होल तारे को निगल जाता है, लेकिन उसके चक्कर काट रहे ग्रहों को फेंक देता है और वो ग्रह रोग प्लैनेट बन जाते हैं। रोग प्लैनेट बनने का एक अन्य कारण और है, जब कोई तारा सुपरनोवा विस्फोट के साथ ब्लास्ट होता है तो ऐसे में उस तारे के चक्कर काट रहे ग्रहों के अपने ऑर्बिट से भटकने की संभावना बढ़ जाती है और वो लावारिस ग्रह बन जाते हैं। अब हम ये तो समझ गए कि रोग प्लैनेट कैसे बनते हैं, लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारी गैलेक्सी में कितने रोग प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। अगर रोग प्लैनेट्स की संख्या की बात करें तो हम नहीं जानते, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की संख्या में लावारिस ग्रह मौजूद हो सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि हमारी गैलेक्सी में जितने तारे हैं उनसे भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन परेशानी ये है कि तारों को तो वैज्ञानिक उनके प्रकाश की वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोग प्लैनेट को डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होता। दरअसल किसी तारे का चक्कर काट रहे ग्रह को डिटेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि जब हम किसी तारे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसका चक्कर काट रहा ग्रह उसके सामने आ जाता है तो ऐसे में तारे की चमक में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिससे तारे का चक्कर काट रहे ग्रह को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन रोग प्लैनेट्स का क्या, इनको कैसे डिटेक्ट करें?
इसी समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के टेलीस्कोप को बनाया जिसका नाम है द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। दरअसल इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप माइक्रो लेंजिंग को डिटेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रो लेंजिंग क्या है, तो आसान भाषा में कहें तो किसी तारे से आने वाली हल्की सी रोशनी रोग प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी बेंड हो जाती है और लाइट की इस हल्की सी बेंडिंग को ये टेलीस्कोप डिटेक्ट कर लेता है, जिससे वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि वहाँ कोई लावारिस चीज है जिसकी ग्रेविटी लाइट को प्रभावित कर रही है। वैसे रोग प्लैनेट्स को ढूंढने का वैज्ञानिकों का ये तरीका तो अच्छा है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर हमें किसी तारे के बारे में जानना होता है तो हम सीधा अपने टेलीस्कोप से उस तारे को ऑब्जर्व करने लगते हैं, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लावारिस ग्रह को डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप को किस दिशा में सेट करें। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक कुछ रोग प्लैनेट्स को ढूंढने में कामयाब रहे हैं, जिनमें से कुछ तो जुपिटर से भी बहुत बड़े हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या रोग प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ का होना संभव है? वैसे जीवन के पनपने के लिए आइडियल कंडीशंस मानी जाती हैं किसी भी ग्रह पर पानी का लिक्विड फॉर्म में होना। मतलब वो ग्रह अपने तारे से ना तो इतना दूर हो कि उसका पानी जम जाए और ना ही इतना पास हो कि उसका पानी वेपर बनकर उड़ जाए। उस बीच की जगह को जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है उसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। लेकिन लावारिस ग्रह तो किसी भी तारे का चक्कर ही नहीं काटते, तो ऐसे में लावारिस ग्रहों पर पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है? ये तो बेतुका सवाल लगता है कि क्या रोग प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ संभव हो सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि रोग प्लैनेट्स पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। अब ये कैसे संभव हो सकता है, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रोग प्लैनेट किसी तारे का चक्कर नहीं काटते, इस वजह से इनको बाहर से हीट नहीं मिल पाती जिससे इनका पानी लिक्विड फॉर्म में बना रह पाए, जिस वजह से स्पेस के ठंडे वातावरण में भटकते भटकते इनकी ऊपरी सतह फ्रीज हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इनकी कोर में अभी भी इनके बनने के समय की हीट मौजूद हो सकती है, जिससे इन पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जिसमें माइक्रो फॉर्म में जीवन पनप सकता है। और भविष्य में वो रोग प्लैनेट किसी तारे के पास से गुजरते हुए उस तारे की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर उसके चक्कर काटने लगे और बाई चांस वो प्लैनेट उस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में फंस जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उस रोग प्लैनेट को तारे की छत्र छाया मिल जाएगी, जिससे उस पर पनप रहे जीवन को विकसित होने का मौका मिलेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी बड़े रोग प्लैनेट के चंद्रमा पर भी जीवन पनप सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है जब वो रोग प्लैनेट अपने जन्म के दौरान ही अपने सौरमंडल से निकाल दिया गया हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने जन्म के दौरान सभी प्लैनेट्स धधकते हुए लावे की तरह होते हैं, जिनको ठंडा होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इन प्लैनेट्स का चक्कर काट रहे चंद्रमा प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से रोग प्लैनेट के चंद्रमा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अगर कोई चंद्रमा अपने प्लैनेट के ज्यादा पास होता है तो वो उससे टाइडली लॉक हो जाता है। ऐसे में चांद का एक फेस हमेशा प्लैनेट की ओर रहता है। ऐसे में गर्म प्लैनेट से चंद्रमा को इतनी हीट मिलती रहती है कि चंद्रमा पर प्लैनेट की ओर फेस किए हुए हिस्से में पानी लिक्विड फॉर्म में रह पाए और उसमें जीवन पनप पाए। हालांकि ऐसी सिचुएशन में रोग प्लैनेट के चंद्रमा पर पनप रहे जीवन को जटिल रूप में इवॉल्व होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि समय के साथ जब रोग प्लैनेट ठंडा हो जाएगा तो उसके चंद्रमा पर मौजूद जीवन भी खत्म हो जाएगा। वैसे इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि कोई रोग प्लैनेट किसी तारे की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर उसके चक्कर काटने लगे। ज्यादातर रोग प्लैनेट्स स्लिंग शॉट के द्वारा तारामंडल में प्रवेश करते ही दूर फेंक दिए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या होगा अगर कोई लावारिस ग्रह हमारे सौरमंडल में घुस जाए? वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी दिन कोई लावारिस ग्रह हमारे सौरमंडल में घुसे और तबाही मचाने लगे। ये है एक कैची नेम के साथ रोग प्लैनेट, जो कि हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर है। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 17,000 गुना बड़ा है। क्या हो अगर ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को तोड़ हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाए? क्या ये पृथ्वी से पूरी लाइफ को खत्म कर देगा? अगर ये रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में घुसा तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता हुआ ये प्लैनेट जब पृथ्वी से टकराएगा तो पूरी पृथ्वी इसी में समा जाएगी और इस पर कभी जीवन था इसका भी नामो निशान मिट जाएगा।
अच्छी बात यह है कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो इस मॉन्स्टर प्लैनेट के हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर हमारी छोटी सी पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन बावजूद इसके ये पृथ्वी से बिना टकराए ही पृथ्वी पर मौजूद जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। जैसे ही ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करेगा तो ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये रोग प्लैनेट जुपिटर से भी 13 गुना मैसिव है, जिसका हाई गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी सहित अन्य प्लैनेट्स के ऑर्बिट को और ज्यादा एलिप्टिकल बना देगा। और ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि इस सिनेरियो में पृथ्वी का ऑर्बिट गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर निकल जाएगा, जिससे पृथ्वी की सारी ऋतुएं गड़बड़ा जाएंगी। पृथ्वी पर कुछ ही महीनों के लिए बहुत तेज गर्मियों की सीजन होगी, तो एक लंबे समय के लिए सब कुछ जमा देने वाली सर्दियों का मौसम होगा। क्विक समय के लिए आने वाली गर्मियों में पृथ्वी पर फसल उगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, जिसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाली सर्दियां शुरू होंगी जो सब कुछ जमा देंगी, जिससे इंसानों के लिए खाने की शॉर्टेज होने लगेगी और धीरे धीरे सभी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त होने लगेंगी। पृथ्वी आइस एज में प्रवेश कर जाएगी, पृथ्वी पर मौजूद पानी जमने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में इंसानों के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, हमें समुद्र के बॉटम में रहना सीखना होगा, जिससे जियोथर्मल एनर्जी के कारण हम अपने आप को गर्म रख पाएं। वैसे ये तो केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। किसी रोग प्लैनेट के हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत गहरा है, जिसमें रोग प्लैनेट्स और ऐसी ही अन्य चीजों के ट्रेवल करने के लिए काफी जगह है। तो ऐसे में हमारे सोलर सिस्टम के इनके रास्ते में आने के चांसेस बहुत कम हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।